Hello everyone, how are you all? I hope you guys are doing well. So guys, welcome back to our channel and start करेंगे अपना आज का सेशन। तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे आपके यूजीसी नेट जेआरएफ एग्ज़ाम के लिए क्लासरूम प्रोसेस एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग टॉपिक। ये आपकी यूनिट 1 टीचिंग एप्टीट्यूड का है, पेपर 1 का। तो सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वीडियो को विदाउट स्किप के लास्ट तक ज़रूर देखिए ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस ना हो। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्लासरूम प्रोसेस किस तरह कंडक्ट होती है और क्लासरूम में किन किन मेथड्स ऑफ टीचिंग मतलब किन किन मेथड्स का यूज़ किया जाता है टीचिंग के लिए। मेथड्स ऑफ टीचिंग हमने सेपरेटली भी कवर किया था, वो अलग चीज़ थी, बट यहाँ पर हम क्लासरूम में किन मेथड्स का यूज़ करते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। हमने इससे पहले जो किया था वो हम टीचिंग में मतलब हम जब अपना कंटेंट डिलीवर कर रहे होते हैं तो किस किस टाइप से हम अपना कंटेंट डिलीवर करते हैं। यहाँ हमें देखना है कि हम क्लासरूम को मैनेज करते टाइम किन किन मेथड्स का यूज़ करते हैं। तो वीडियो इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक बने रहें। एंड वन मोर थिंग, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो यूजीसी नेट एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हम अपनी जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करें नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि क्लासरूम होता क्या है, क्लासरूम का अर्थ क्या है। तो अगर हम बात करें, हम सभी जानते हैं क्लासरूम का है जहाँ क्या होता है, स्कूल में एक रूम होता है जिसमें एक पर्टिकुलर क्लास के स्टूडेंट बैठते हैं। हम कह सकते हैं कि सेम एज ग्रुप के बैठते हैं, तो वही हमारा क्लासरूम होता है। तो यहाँ हम देखें कि अ क्लासरूम कंसिस्ट ऑफ ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। क्लासरूम में क्या होता है, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स होता है, यानी डिफरेंट टाइप्स के अलग अलग स्टूडेंट्स होते हैं और एक टीचर होता है। क्लासरूम में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं, बट टीचर सिंगल होता है। इन विच द टीचिंग प्रोसेस इज कैरीड ऑन, जिससे कि टीचिंग प्रोसेस को कैरी ऑन किया जाता है। अगर क्लासरूम में स्टूडेंट्स नहीं होंगे तो टीचर पढ़ाएगा किसे, और क्लासरूम में स्टूडेंट्स होंगे और टीचर नहीं होगा तो पढ़ाएगा कौन। ठीक है, तो दोनों ही ग्रुप ऑफ स्टूडेंट और टीचर दोनों ही मिलकर टीचिंग प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं। Here the students learns from the teacher or can also say that a classroom is a learning area। हाँ, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो टीचर से क्या करते हैं, कुछ सीखते हैं। और हम ये भी कह सकते हैं कि क्लासरूम एक लर्निंग एरिया जहाँ पर क्या होता है, शिक्षण होता है, सीखने की एक जगह है जहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, अपने ज्ञान का जो है वो लेवल बढ़ाते हैं, अपने नॉलेज का लेवल इंक्रीज करते हैं। यहाँ पर कह सकते हैं हम कि उनके नॉलेज का लेवल इंक्रीज इस एरिया में होता है, उस एरिया को हम लर्निंग एरिया यानी क्लासरूम के नाम से जानते हैं। क्लासरूम आर फाउंड फ्रॉम प्री स्कूल्स टू यूनिवर्सिटीज़। अब क्लासरूम्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, तो वो आपके प्री स्कूल से लेके यूनिवर्सिटीज़ तक होते हैं। मतलब जब आप पीएनसी में एडमिशन लेते हैं, प्ले ग्रुप में एडमिशन लेते हैं, तब भी आपका क्लासरूम होता है। और उसके बाद आप जब हायर स्टडीज़ में अपने लेक्चर जिस क्लास में अटेंड करने जाते हैं उसको भी क्लासरूम ही कहा जाता है। हियर द लर्निंग टेक्स प्लेस विदाउट एनी इंटरप्शन बाय द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। क्लासरूम में जो भी लर्निंग होती है उसमें कोई भी, यहाँ पर हम कह सकते हैं, बैरियर नहीं आता, कोई भी रेसिस्टेंस नहीं होता एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का। कि मान लीजिए अगर क्लासरूम नहीं है, ऐसी ओपन एरिया में आपको टीच किया जाए और बारिश आ जाए तो क्या होगा, डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाएगा। बारिश आ जाएगी, फिर टीचर स्टूडेंट्स अंदर को भागेंगे और लर्निंग प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू नहीं रह पाएगी। उसमें क्या आ जाएगा, उसमें बैरियर आ जाएगा, उसमें हम कह सकते हैं कि डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा। इसीलिए ये क्लासरूम एक ऐसी जगह है जहाँ पे कि लर्निंग बिना इंटरप्शन के, बिना डिस्टर्बेंस के जो है वो चलती है। हिंदी में देखेंगे, एक कक्षा में छात्र और एक शिक्षक का एक समूह होता है जिसमें शिक्षण प्रक्रिया चलती है। यहाँ छात्र शिक्षक से सीखता है, या यह भी कह सकते हैं कि कक्षा एक सीखने का क्षेत्र होता है। कक्षाएं प्री स्कूल से लेकर विश्वविद्यालय तक पाई जाती हैं और यहाँ सीखना बाहरी वातावरण से बिना किसी रुकावट के होता है। नेक्स्ट है हमारा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्लासरूम्स। तो यहाँ पर कुछ हमें ऑब्जेक्टिव्स दिए हैं क्लासरूम्स के, कि क्लासरूम्स बनाने का बेसिकली उद्देश्य क्या है। तो क्या क्या उद्देश्य है क्लासरूम के, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखेंगे, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है। तो क्लासरूम एनवायरनमेंट डेवलप्स अ सेंस ऑफ इंक्लूजन अमंग लर्नर्स।
जो भी लर्नर्स होते हैं, जो भी सीखने वाले विद्यार्थी होते हैं, उनमें क्लासरूम का जो एनवायरनमेंट होता है वो समावेशन की भावना को उत्पन्न करता है। ठीक है, इंक्लूजन का मतलब होता है समावेश, यानी कि जहाँ पर कि आपके डिफरेंट बैकग्राउंड के, मतलब हम कह सकते हैं अलग अलग बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स होते हैं, अलग अलग कास्ट के स्टूडेंट्स होते हैं, डिफरेंट रिलीजन के स्टूडेंट्स होते हैं, और ये सभी एक साथ एक क्लास में पढ़ते हैं। तो क्लासरूम एनवायरनमेंट, क्लासरूम बनाने का जो उद्देश्य होता है वो यही होता है कि डाइवर्स बैकग्राउंड से स्टूडेंट्स आएँ और वो सभी एक साथ पढ़ें। आप असेंबली करते हैं, स्कूल में असेंबली होती है, उस असेंबली में क्रिश्चियन स्टूडेंट्स भी होते हैं, मुस्लिम स्टूडेंट्स भी होते हैं, और हिंदू स्टूडेंट्स भी होते हैं, सिख स्टूडेंट्स भी, सारे स्टूडेंट्स होते हैं। बट अगर बात आती है सरस्वती वंदना की तो सारे ही स्टूडेंट सरस्वती वंदना करते हैं। तो यहाँ पर वही है कि क्लासरूम बनाने का जो उद्देश्य वो यही होता है कि जो डाइवर्स बैकग्राउंड से स्टूडेंट्स आएँ या चिल्ड्रंस आएँ वो सभी क्या करें, एक साथ एक होने की भावना के साथ अपनी स्टडी को कंटिन्यू करें। तो यहाँ पर उनका क्या किया जाता है, उनका इंक्लूजन किया जाता है, उनका समावेश किया जाता है। क्लासरूम डेवलप्स लाइफ स्किल्स अमंग लर्नर्स, और क्लासरूम से ही जो लर्नर्स होते हैं उनमें लाइफ स्किल्स डेवलप होती है कि किस तरह से उनको कोऑपरेशन करना है, कैसे टू स्टूडेंट्स आपस में फ्रेंड्स बनते हैं, कैसे उनमें आइडियाज़ को शेयर करने की फीलिंग आती है, किस तरह से वो अपना लंच शेयर करते हैं, किस तरह से वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं। कोई पेंसिल ले लाया, उसने उसको अपनी पेंसिल दे दी। ठीक है, कोई किसी को हेडेक हो रहा है, वो टीचर को इन्फॉर्म कर रहा है कि सर इनको हेडेक हो रहा है, इनको फीवर हो रहा है। तो इस टाइप से वो क्या करते हैं, लाइफ स्किल्स भी जो क्लासरूम में ही सीखने को मिलती है। क्लासरूम में ही वो एक दूसरे से बातचीत करते हैं और जीवन जीने का अलग अलग तरीका सबका सीखते हैं। कोई कैसे भी जीता है, कोई कैसे जीता है, तो सबसे आइडियाज़ को कलेक्ट करके वो अपनी लाइफ में उसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है क्लासरूम हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स ऑफ सोशल को एग्जिस्टेंस अमंग लर्नर्स। बिल्कुल जैसे अभी हमने बताया कि क्या होता है, लर्नर्स एक दूसरे की हेल्प करते हैं। कोई पेंसिल नहीं लाया तो उन्होंने उसको पेंसिल दिया, तो लंच शेयर किया, तो ये क्या है, सोशल को एग्जिस्टेंस है। और इसका जो कौशल है वो किस पे विकसित होता है, लर्नर्स में विकसित होता है। किसकी वजह से विकसित होता है, तो क्लासरूम की वजह से यहाँ पर ऐसा देखने को मिलता है। नेक्स्ट, क्लासरूम हेल्प्स इन प्रिपेयरिंग रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स फॉर द फ्यूचर। बिल्कुल, आने वाले कल के लिए क्लासरूम में ही रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स बनाए जाते हैं। आप क्लासरूम से ही पढ़कर IAS ऑफिसर, पुलिसमैन, डॉक्टर बनते हैं। आज अगर मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आपके UGC नेट एग्ज़ाम को क्रैक करने में आपका एक साधन बन रही हूँ, आपके लिए हेल्पफुल हो रही हूँ, तो ये मैं कैसे हो रही हूँ, मैं भी क्लासरूम से क्रॉस होकर आई हूँ। अगर मैं क्लासरूम में कभी बैठी ही नहीं होती तो आज मैं आपको इस तरह से एक्सप्लेनेशन नहीं दे रही होती। ठीक है, तो यहाँ पर वही है कि क्लासरूम जो होता है वो एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न बनाने में हेल्प करता है आने वाले कल के लिए। अब देखेंगे हम कक्षाओं के उद्देश्य हिंदी में। तो कक्षा के उद्देश्य निम्नलिखित हैं। क्या है, कक्षा का वातावरण शिक्षार्थियों में समावेश की भावना विकसित करता है। कक्षा शिक्षार्थी के बीच जीवन कौशल विकसित करती है। कक्षाएं शिक्षार्थियों के बीच सामाजिक सह अस्तित्व के कौशल के विकास में मदद करती हैं। कक्षाएं भविष्य के लिए जिम्मेदार नागरिकों को तैयार करने में मदद करती हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि अब क्लासरूम प्रोसेस, हमने देखा था क्लासरूम प्रोसेस में हम यहाँ पर क्या क्या स्टडी करेंगे, क्या क्या आता है। तो क्लासरूम प्रोसेस यानी क्लासरूम की प्रक्रिया किस तरह से होती है, तो अगर हम बताएं तो क्लासरूम में आपकी थिंकिंग आती है। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहाँ पर चिंतन करते हैं। ठीक है, उनकी यहाँ पर फीलिंग्स आती हैं, कमिटमेंट्स आते हैं कि कल मैं अपना होमवर्क करके दिखाऊंगा, देख लेना, तो मैं टेस्ट में 10 आउट ऑफ 10 लाकर दिखाऊंगा। ये कमिटमेंट्स कहाँ करते हैं, क्लासरूम में करते हैं। एंड एक्शंस ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट्स, और टीचर्स और स्टूडेंट्स के क्या होते हैं, एक्शंस होते हैं, उनकी क्रियाएं होती हैं। स्टूडेंट्स की क्रिया क्या है कि वो होमवर्क करते हैं, वो क्लास वर्क करते हैं। टीचर की क्रिया क्या है कि वो उनको कंटेंट डिलीवर करता है, उसको बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करता है और उनको होमवर्क, उनको वर्क जो है वो प्रोवाइड करता है, चेकिंग करता है। तो ये सब क्लासरूम प्रोसेस के अंदर आता है।
क्लासरूम में ही थिंकिंग की प्रोसेस भी कंडक्ट होती है। कैसे कंडक्ट हो रही है कि टीचर जो है वो कोई भी एक टास्क दे देता है कि थिंक एंड आंसर, तो स्टूडेंट वहाँ पर थिंक करते हैं, या फिर टीचर जब अपना कंटेंट डिलीवर कर रहा होता है और वो कोई एग्जाम्पल देता है तो स्टूडेंट्स उसको सोचते हैं कि हाँ ऐसा हुआ था। तो थिंकिंग प्रोसेस भी जो है वो इस क्लासरूम प्रोसेस में कंडक्ट होती है। फीलिंग्स होती हैं क्लासरूम में। अभी हमने बताया कि अगर किसी को पेन हो रहा है तो सामने वाले को लग रहा हो इसको कितना पेन है, इसको फीवर हो रहा है, सर इसको प्लीज़ घर भेज दीजिए, तो ये फीलिंग्स आ रही हैं। या कोई गिर गया तो आप उसे उठा रहे हो, ठीक है, किसी को नहीं दिख रहा है तो आप उसको अपनी जगह दे रहे हो, तो ये सब फीलिंग्स के अंतर्गत आता है। दूसरा कमिटमेंट्स हमने आपको बता दिया कि हाँ मैं होमवर्क कल करके लाऊंगा, मुझे नोटबुक में गुड चाहिए है, मैं 10 आउट ऑफ 10 टेस्ट क्लास टेस्ट में लाऊंगा, मैं क्लास का मॉनिटर बन के दिखाऊंगा। तो इस तरह की कमिटमेंट्स भी कहाँ कंडक्ट होती हैं? क्लासरूम्स पे ही देखने को हमें मिलती हैं। तो टीचर और स्टूडेंट्स का एक्शन भी हमने देख लिया कहाँ होता है, क्लासरूम के अंदर ही होता है और लर्निंग सिचुएशन में होता है, और हम कह सकते हैं कि इंटरेक्शन पैटर्न्स में भी होता है। एंड डिस्क्रिप्शंस ऑफ द लर्निंग एनवायरनमेंट दैट रिजल्ट फ्रॉम दोज इंटरेक्शंस, और डिस्क्रिप्शन वगैरह हमें देखने को मिलता है लर्निंग एनवायरनमेंट का, जो कि कहाँ से आता है? इन्हीं इंटरेक्शंस के थ्रू आता है। तो बेसिकली क्लासरूम में स्टूडेंट और टीचर का इंटरेक्शन होता है। कक्षा प्रक्रिया में कक्षा या सीखने की स्थिति के भीतर शिक्षकों और छात्रों की सोच, भावनाएं, प्रतिबद्धताएं और कार्यों के साथ साथ उन इंटरेक्शन के परिणाम स्वरूप सीखने के माहौल के इंटरेक्शन पैटर्न और विवरण शामिल होते हैं। अब हम देखेंगे सब कैटेगरीज ऑफ क्लासरूम प्रोसेस। क्लासरूम प्रोसेस की सब कैटेगरीज क्या क्या होती हैं? तो देखिए, क्लासरूम प्रोसेस कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 बेसिक सब कैटेगरीज। क्लासरूम प्रोसेस को 3 कैटेगरीज में, 3 सब कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। क्या क्या हैं वो, उनको देखेंगे। तो कक्षा प्रक्रिया को 3 बुनियादी उप श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, जिसमें पहला क्या है आपका? पहला है टीचर बिहेवियर, यानी कि शिक्षक का व्यवहार। शिक्षक का व्यवहार स्टूडेंट्स के प्रति कैसा है, वो आपकी क्लासरूम प्रोसेस के अंतर्गत आता है, क्लासरूम प्रोसेस की एक सब कैटेगरी माना जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ ऑल द बिहेवियर अ टीचर वुड मेक इन द क्लासरूम। अब इसमें सभी कुछ आता है, वो सारे बिहेवियर्स आते हैं जो कि एक टीचर क्लास में शो करता है, ठीक है। अब ये क्या क्या है ये डिस्कस करेंगे। पहले हिंदी में देखेंगे शिक्षक व्यवहार, तो इसमें वह सभी व्यवहार शामिल है जो एक शिक्षक कक्षा में करता है, और इनमें क्या क्या है? तो सबसे पहला जो आता है दैट इज प्लानिंग, यानी शिक्षक क्लास में आने से पहले प्लानिंग करता है कि उसको आज कौन सा चैप्टर पढ़ाना है, किस तरह से पढ़ाना है, किन एग्जाम्पल्स को लेना है, कौन कौन से टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स का यूज़ करना है, कौन कौन से किस टीचिंग मेथड का यूज़ करना है। तो ये सारी प्लानिंग करता है टीचर, ये टीचर के बिहेवियर के अंतर्गत आता है। तो प्लानिंग कंसिस्ट ऑफ ऑल द एक्टिविटीज अ टीचर माइट कैरी आउट टू गेट रेडी टू इंटरेक्ट विद द स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम। क्लासरूम में स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट कैसे करना है, इसकी प्लानिंग के साथ टीचर सबसे पहले कक्षा में प्रवेश करता है। उसको कि आप गुड मॉर्निंग करना है, कोई थॉट बताना है, कैसे वो अपना टॉपिक स्टार्ट करेगा, कि अगर मान लीजिए टॉपिक एनिमल्स या वर्ड से रिलेटेड है तो वो पहले आपको वर्ड्स और एनिमल्स के बारे में क्वेश्चन पुटअप करेंगे, आपकी प्रीवियस नॉलेज जानेंगे। तो ये सारी प्लानिंग के साथ टीचर का पहला बिहेवियर में आती है प्लानिंग। हिंदी में देखेंगे, योजनाओं में वे सभी गतिविधियां शामिल होती हैं जिन्हें एक शिक्षक कक्षा में छात्रों के साथ बातचीत करने के लिए तैयार करने के लिए करता है। अब दूसरा जो आता है वो आता है इंस्ट्रक्शन। अब प्लानिंग तो कर आया टीचर कि मेरे को किस किस तरह से, मतलब क्या टॉपिक पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, किस किस का यूज़ करना है, कैसे स्टूडेंट से इंटरेक्ट करना है। फिर अब दूसरा जो टास्क आता है या दूसरा बिहेवियर की जो प्रोसेस आती है टीचर के, वो होता है इंस्ट्रक्शन, कि अब वो क्लासरूम में आके क्या करेगा? इंस्ट्रक्शन देगा, इंस्ट्रक्ट करेगा। यानी कि अब यहाँ पर इंस्ट्रक्शन जो है वो एक पर्पसफुल डायरेक्शन है, मतलब एक उद्देश्यहीन हम कह सकते हैं, एक उद्देश्य सहित एक दिशा है और लर्निंग प्रोसेस की। इसका इंस्ट्रक्शन का एक उद्देश्य होता है, उस उद्देश्य के साथ ही वो आपको क्या करता है? इंस्ट्रक्ट करता है। इट गाइड्स स्टूडेंट्स लर्निंग। ये जो इंस्ट्रक्शन है ये स्टूडेंट की लर्निंग में उनकी सहायता करता है, उनको गाइड करता है। निर्देश सीखने की प्रक्रिया की उद्देश्यपूर्ण दिशा है और ये छात्रों को सीखने में मार्गदर्शन करता है।
नेक्स्ट है मैनेजमेंट। इंस्ट्रक्शन तो दिया लेकिन क्लासरूम मैनेजमेंट भी रिक्वायर होता है। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि क्लासरूम की मॉनिटरिंग करना, क्लासरूम को मैनेज करना भी टीचर के लिए एक टास्क होता है, क्योंकि क्लासरूम का मैनेजमेंट अच्छा होगा, क्लासरूम बेहतर तरीके से मतलब इन डिसिप्लिन में होगा तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो होगी वो बेहतर कंडक्ट होगी। तो क्लासरूम का मैनेजमेंट तीसरा बिहेवियर आता है हमारे टीचर का। यहाँ पर हम देखेंगे कि मैनेजमेंट में क्या होता है, टीचर जो है अपने मैनेजमेंट में कंट्रोल रखता है स्टूडेंट के बिहेवियर में, कि उनका बिहेवियर जो हो वो आउट ऑफ द क्लास ना जाए, आउट ऑफ द मैनर ना जाए, इन मतलब लिमिट में रहे, ठीक है। वो क्लासरूम में वेल बिहेव करें, डिसिप्लिन में रहें, जो भी टीचर उनको इंस्ट्रक्ट कर रहा है उस पर वो फोकस करें, कंसंट्रेट करें और इधर उधर की एक्टिविटीज़ में वो अपना माइंड यूज़ ना करें। तो इस सब बात का ध्यान कौन रखता है, टीचर रखता है। किस बिहेवियर के अंदर, तो मैनेजमेंट के थ्रू द फॉलोइंग बेस। अब किन किन तरीकों से वो स्टूडेंट के बिहेवियर को कंट्रोल करता है ये भी देखेंगे। तो यूज़ अ पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, यानी कि क्या करना है, बच्चे को एक उत्प्रेरक देना है, ठीक है। अब वो प्रेरक कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, कि आप पहले जाके बता रहे हो स्टूडेंट को, आप उसको इस तरह से मोटिवेट करो कि बेटा अगर आप पढ़ते हैं तभी आप IAS बन पाएंगे, या उसकी कोई विश है जो वो फुलफिल करना चाहता है तो उसको आप कह रहे हो कि अगर आपको ये विश फुलफिल करनी है सो यू हैव टू रीड, यू हैव टू राइट, यू हैव टू स्टडी हार्ड, यू हैव टू वर्क हार्ड, तो वो करेगा। तो एक बेहतर, एक पॉजिटिव, सकारात्मक आपको उत्प्रेरक, एक रीइंफोर्समेंट स्टूडेंट तक पहुंचाना है। दूसरा रहता है क्यूज एंड करेक्टिव फीडबैक। अब आपको स्टूडेंट्स को करेक्टिव फीडबैक भी टाइम टू टाइम देते रहना है, ठीक है। दूसरा है कोऑपरेटिव लर्निंग एक्टिविटीज़। आपको स्टूडेंट्स जो है वो सहयोग के साथ मिलजुल कर कोई एक्टिविटी करें। इससे आपकी एक्टिविटीज़ अगर आप प्रोवाइड करते हो तो क्लासरूम मैनेज रहेगा। हायर ऑर्डर क्वेश्चनिंग, हायर ऑर्डर क्वेश्चनिंग होती है ना, आपको हॉट्स टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं आपके एट द एंड ऑफ द चैप्टर। वहाँ पर क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि कोई भी एक चैप्टर है रिलेटेड टू बटरफ्लाई, उस पर मतलब एक स्टोरी है, मैं आपको बता रही हूँ, मुझे जनरली वही याद आ रही है ऑन द स्पॉट, तो मैं वही बता रही हूँ कि एक बच्चा होता है जिसका नाम सोनू होता है। तो वो अपने गार्डन में बटरफ्लाई को उड़ते हुए देखता है। बटरफ्लाई सभी को पसंद होती हैं, बच्चों को तो मोस्टली, तो वो उसके पीछे पीछे भागता है उसको पकड़ने के लिए। बट बटरफ्लाई फ्लावर टू फ्लावर जो है वो मूव करती है बट उसको पकड़ने नहीं आती। काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल के बाद एट लास्ट सोनू जो है वो बटरफ्लाई को पकड़ पाता है। लेकिन जब वो बटरफ्लाई को पकड़ता है तो उसको ऐसा लगता है कि बटरफ्लाई क्या हो गई है, बटरफ्लाई सैड हो गई है और वो उसको सैड नहीं देखना चाहता। वो उसको हैप्पी उड़ते हुए, जब वो उड़ रही होती है तो उसको ज़्यादा खुश लगती है, क्योंकि अब जब वो उसके हाथ में है तो उसके जो विंग्स हैं वो फ्लैटर नहीं कर रहे हैं, तो उसको लगता है कि अब ये दुखी हो गई है और वो उसको दुखी नहीं देखना चाहता, इसलिए वो उसको जाने देता है, यानी छोड़ देता है, उड़ने देता है। और तो इस तरह से फिर हॉट्स टाइप में अगर हम क्वेश्चन देखें तो पूछ लिया जाता है कि अगर आप बटरफ्लाई होते और आप पकड़ लिए जाए तो आप कैसा फील करोगे। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप अगर क्लास में करते हैं तो स्टूडेंट जो है वो मैनेज रहेंगे, क्योंकि वो सोचेंगे, वो लिखेंगे कि अगर मैं बटरफ्लाई होता या फिर आप बटरफ्लाई होते तो आप क्या करते, अगर आप सोनू होते तो आप सोनू की जगह होते तो आप क्या करते। तो इस टाइप के हॉट्स क्वेश्चन जो होते हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं। इससे क्लासरूम मैनेज रहता है, क्योंकि स्टूडेंट जो होते हैं वो इस टाइप के क्वेश्चन पे इंटरेस्ट लेकर इसको कंटिन्यू मतलब करते हैं कंडक्ट। नेक्स्ट है आपका यूज़ ऑफ एडवांस्ड ऑर्गेनाइजर्स। और एडवांस्ड ऑर्गेनाइजर्स का इस्तेमाल करके आप क्लास को मैनेज कर सकते हो और स्टूडेंट के बिहेवियर पे कंट्रोल कर सकते हो। हिंदी में देखेंगे प्रबंधन। तो प्रबंधन निम्नलिखित तरीकों से छात्र के व्यवहार को नियंत्रित करता है। कैसे करता है कि आप सकारात्मक सुदृढ़ीकरण का उपयोग करें, संकेत और सुधारात्मक प्रतिक्रिया यहाँ पर दें, सहकारी शिक्षण गतिविधियाँ दें, उच्च कोटि की पूछताछ करें, वही हाई ऑर्डर क्वेश्चनिंग है ये, और उन्नत आयोजकों का उपयोग करें। अब बात हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ स्टूडेंट बिहेवियर। अब स्टूडेंट का बिहेवियर में क्या होता है, तो स्टूडेंट का बिहेवियर में क्या होता है, इसमें आता है आपके वो सारे एक्शंस जो कि स्टूडेंट क्लासरूम में करता है। अब स्टूडेंट तो क्लासरूम में मिसचीफ भी करता है, स्टूडेंट क्लासरूम में वेल बिहेव भी करता है, स्टूडेंट क्लासरूम में हेल्पफुल भी होता है। तो अलग अलग बिहेवियर देखने को मिलते हैं हमें क्लासरूम में किसके, स्टूडेंट के। तो वो क्या क्या है वो भी देखेंगे। तो दे इंक्लूड अ वेरी इंपॉर्टेंट वेरिएबल कॉल्ड एकेडमिक लर्निंग टाइम।
इसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वेरिएबल आता है जिसको हम एकेडमिक लर्निंग टाइम के नाम से जानते हैं, उसको एकेडमिक लर्निंग टाइम कहा जाता है। तो ये जो एकेडमिक लर्निंग टाइम होता है इज़ अ नंबर ऑफ टाइम स्टूडेंट्स आर सक्सेसफुली कवरिंग कंटेंट। इसमें ये होता है कि कितना बार मतलब स्टूडेंट जो है वो सक्सेसफुली कंटेंट को कवर कर रहा है जो कि सब्सिक्वेंटली उसका मतलब टेस्ट हो रहा है या फिर जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको वो किस हद तक गेन कर रहा है। ये स्टूडेंट एकेडमिक लर्निंग टाइम स्टूडेंट बिहेवियर के अंतर्गत आ रहा है। विद्यार्थी व्यवहार, तो इसमें वे सभी गतिविधियां शामिल हैं जो एक छात्र कक्षा में करेगा। उनमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण चर शामिल है जिसको हम अकादमिक सीखने का समय कहते हैं। और ये जो अकादमिक सीखने का समय है वह समय होता है जब छात्र उन सामग्रियों को सफलतापूर्वक कवर कर रहे होते हैं जिनका बाद में परीक्षण किया जाएगा या जिनका बाद में टेस्ट होगा, उनके लिए वो पहले से प्रिपेयर कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे कि स्टूडेंट्स बिहेवियर कंसिस्ट ऑफ 3 सेपरेट वेरिएबल्स। स्टूडेंट का जो बिहेवियर होता है वो 3 अलग अलग वेरिएबल्स से मिलकर बना होता है। और वो क्या है, तो छात्रों के व्यवहार में 3 अलग अलग चर होते हैं जिसमें पहला आपका आता है कंटेंट ओवरलैप। कंटेंट ओवरलैप मतलब वो उनको जो भी पढ़ाया जा रहा है वो ओवरलैप कर जाए, यानी कि द परसेंटेज ऑफ कंटेंट कवर्ड ऑन द टेस्ट, कि टेस्ट में जो भी कंटेंट आप कवर करने वाले हो, जितना कंटेंट आप कवर करने वाले हो आउट ऑफ व्हाट वाज एक्चुअली कवर्ड बाय स्टूडेंट, देखा जाता है कि उसमें से कितना स्टूडेंट कवर कर पाया है, जितना आप कवर करा रहे हो उसमें से कितना स्टूडेंट कवर कर पाया है। छात्रों द्वारा वास्तव में कवर की गई सामग्री में से परीक्षण में शामिल सामग्री का प्रतिशत कितना है, क्योंकि जितना उसने कवर किया उसमें से पूरा कंप्लीट एग्जाम में नहीं आता, हाफ ही आता है। ठीक है, तो वो है यहाँ पर इंगेज टाइम। और यहाँ इंगेज टाइम का मतलब कि नंबर ऑफ टाइम स्टूडेंट्स जो होते हैं वो एक्टिवली इन्वॉल्व हो रहे हैं लर्निंग प्रोसेस में। कभी कभी स्टूडेंट पैसिव भी होते हैं, उसके अलग अलग रीजंस हो सकते हैं कि हो सकता है उनका मूड ठीक ना हो सकता है उनकी फ्रेंड से लड़ाई हो गई, हो सकता है वो घर से डांट खा के आए हो सकता है उनको भूख लग रही हो सकता है उनको कोई भी फिजिकल मतलब कह सकते हो आपकी उनको कोई इलनेस वगैरह हो, तो उनका जो है वो एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं होते। व्यस्त समय, तो यह वह समय है जब छात्र सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल होते हैं। फिर आता है सक्सेस, और ये एक्सटेंट होता है, मतलब हम कह सकते हैं ये वो टाइम होता है जहाँ पे कि स्टूडेंट एक्यूरेटली कंप्लीट करते हैं अपने असाइनमेंट को जो कि उनको दिया जाता है। तो सफलता ये समय की वह सीमा है जिसमें छात्र दिए गए कार्यों को सटीकता से पूरा करते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलेंगे हम अपनी नई वीडियो के साथ, उसमें हम इसके आगे का पार्ट कवर करेंगे। ये हमारा पार्ट 1 था क्लासरूम प्रोसेस एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग का। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। बाकी अगर आपका कोई भी सजेशन है प्लीज़ हमें ज़रूर से दें। आपके कहे अकॉर्डिंग हम अपनी वीडियोज़ अगर लेकर आते हैं तो वो ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि हम आपके लिए यहाँ पर वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, आपके लिए हम अपने चैनल को रन कर रहे हैं, तो आपका यहाँ पर वेलफेयर होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू योर वेलफेयर हम कंटेंट आपको दें, तो इसके लिए आपके सजेशंस लेना, आपके कमेंट्स लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो प्लीज़ आप कमेंट करें, अपने सजेशंस हमें दें ताकि हम उनको कवर कर सकें। बाकी अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछें, हम उनको ज़रूर से सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। मिलेंगे अपनी नई वीडियो के साथ। टिल दैट टेक केयर एंड बाय बाय। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स, हैव अ नाइस डे।